हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विथ ममता केसरी। तो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने वाले हैं लिटरेरी टर्म्स का पार्ट 2। पार्ट 1 आप लोगों ने पहले पढ़ चुका था। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोग को ये कहना चाहूँगी कि एग्ज़ाम जो है आप लोग का नज़दीक है, और जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक आप लोग के पास समय है अपनी तैयारी को धार देने का। ठीक है ना। तो इस समय चूँकि ठंड का दिन आ चुका है, काफ़ी आलस भी लगता है, लेकिन अभी जो आप समय दे देंगे, ठीक है, अगर आपने अभी समय दे दिया, थोड़ी नींद कम ले ली, तो पूरा जीवन आप सिलेक्शन के बाद अच्छी नींद ले सकते हैं। ठीक है। तो और कुछ लोगों ने ये कमेंट किया था कि मैम मैंने कोचिंग ज्वाइन किया है, क्या कोचिंग का जो मटेरियल है वो काफ़ी होगा? तो ये गलती आप लोग बिल्कुल मत कीजिएगा कि केवल कोचिंग के मटेरियल पर डिपेंड होके और एग्ज़ाम देने चले जाएं। ओके। आपको बुक सबसे ज़रूरी है, बुक तो बिल्कुल ही पढ़िएगा। बुक के अलावा जो आपके पास समय बचता है तो आप कहीं से, किसी चैनल से, ठीक है, या कहीं से भी आप मटेरियल इकट्ठा करके पढ़ सकते हैं, लेकिन बुक आप ज़रूर पढ़िएगा। केवल एक सोर्स पर डिपेंड मत रहिएगा। एक सोर्स पर डिपेंड हो गए तो वह परीक्षा में काम नहीं आता है। ठीक है। तो आप अपनी तैयारी को बिल्कुल भी धीमा मत कीजिएगा, मेरे साथ आप बने रहिए। और जो भी आप लोग को ज़रूरत हो, जो भी आपको सजेशन लेना हो, आप मुझसे ले सकते हैं। ठीक है। तो इन शब्दों के साथ और जोश के साथ हम शुरू करते हैं लिटरेरी टर्म्स। ठीक है। तो अभी देखेंगे लिटरेरी टर्म्स का पार्ट 2। ठीक है। पहला जो हमारा है डाइकोटोमी। ठीक है। डाइकोटमी, डाइकोटमी क्या होता है ये देखेंगे हम। इट इज़ डिराइव फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड डाइकोटोमिया। ठीक है। यह जो है डाइकोटोमी जो है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है। कौन से ग्रीक वर्ड से? डाइकोटोमिया से लिया गया है। ठीक है। जिसका मतलब क्या होता है? डेट मीन्स डिवाइडिंग इन टू। ठीक है। जिसका मतलब होता है दो भागों में बांटना। ठीक है। इसका मतलब यह जो है ग्रीक वर्ड डाइकोटोमिया से लिया गया है, जिसका मतलब होता है दो भागों में डिवाइड करना या बांटना। ठीक है। Dichotomy is a literary technique that divides a thing into two equal and contradictory parts or between two opposing groups. ठीक है ना। और ये जो है डाइकोटोमी जो होता है वो एक ऐसा लिटरेरी डिवाइस होता है जो कि बांटता है किसी चीज़ को दो इक्वल पार्ट में। ठीक है ना। किसी शब्द को दो इक्वल पार्ट्स में बांटता है जो कि क्या होते हैं? कॉन्ट्राडिक्टरी। ठीक है। एक दूसरे के विरोधाभास होते हैं, एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत प्रतिकूल होते हैं। और बिटवीन टू अपोजिंग ग्रुप्स, या फिर दो अपोजिट ग्रुप्स के बीच में। ठीक है। दो अपोजिट ग्रुप में बांटा जाता है शब्द को। जैसे अभी हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, गुड एंड इविल। ठीक है। अच्छाई, अच्छा और बुरा, अच्छाई और बुराई। ठीक है। ये दोनों दो चीज़ें हैं जो कि एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है। ठीक है ना। तो दूसरा देखते हैं, हीवन एंड हेल, स्वर्ग और नर्क। ये दोनों ही जो है एक दूसरे के विपरीत हैं। ये दोनों ही एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। ठीक है। अगला देखते हैं, रियल एंड इमेजिनरी। ठीक है। वास्तविक या काल्पनिक, वास्तविक और काल्पनिक, ये सब जो है जो ऑथर्स होते हैं अपने राइटिंग में, अपने रचनाओं में यूज़ करते हैं। ठीक है। तो अब मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे ये जो लिटरेरी डिवाइस है डाइकोटमी। डाइकोटमी का मतलब क्या होता है? बस ये दिमाग में रखिए कि डाइकोटमी का मतलब होता है किसी भी शब्द को दो भागों में बांटना जो कि एक दूसरे के बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी, विपरीत हो। ठीक है। ये ऑप्शन में अक्सर एग्ज़ाम में आता है, तो काफ़ी कंफ्यूजिंग ऑप्शन दिए रहते हैं कि लगेगा जैसे कि चारों में कोई दो सही है या कोई तीन सही है। ठीक है। तो बिल्कुल अच्छे से आप लोग पढ़ेंगे, ध्यान से समझेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, सब चीज़ क्लियर होगी। अगला हम देखते हैं DIRGE। ये क्या हो गया? डिज। डिज का क्या होता है? ए शॉर्ट एलिगी इंटेंडेड टू बी संग। एक छोटा सा, एलिजी मतलब होता है शोक गीत। एक छोटा शोक गीत होता है जो कि गाए जाने के संदर्भ में प्रयुक्त होता है। ठीक है। मतलब उसकी रचना जो होती है वो गाने के लिए होती है। ठीक है ना, गाने के रूप में। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। डिज का मतलब होता है ए शॉर्ट एलिजी इंटेंडेड टू बी संग। एक छोटा सा शोक गीत होता है जिसे हम अधिकतर इस्तेमाल करते हैं, जो कि उद्देश्य होता है जिसका गाने के रूप में उसका उपयोग होता है। अगला देखते हैं डिस्टोपिया। डिस्टोपिया का मतलब क्या होता है इसे देखते हैं। बैड प्लेस, अनप्लीजेंट इमेजिनरी वर्ल्ड। ठीक है। एक ऐसा प्लेस जो कि खराब हो, जहाँ पे सब चीज़ें खराब दिखाई दे, सब चीज़ बुरा ही बुरा दिखाई दे। ठीक है ना। अनप्लीजेंट इमेजिनरी वर्ल्ड, एक अरुचिकर स्थान।
एक ऐसा संसार जो कि बिल्कुल अरुचिकर हो, और कैसा हो, इमेजिनरी वर्ल्ड, मतलब काल्पनिक संसार हो। ये मुझे याद है किसी एग्ज़ाम में ये आया था, और इसका जो ऑप्शन दिया गया था, 4 ऑप्शन थे। पहले में था अनप्लीजेंट इमेजिनरी वर्ल्ड, दूसरे में था प्लीजेंट इमेजिनरी वर्ल्ड, तीसरे में था कि अनप्लीजेंट रियल वर्ल्ड, और चौथे में था प्लीजेंट रियल वर्ल्ड। ऐसे करके कंफ्यूजिंग काफ़ी क्रिएट किया था, ठीक है ना। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो हमारा जो एग्ज़ाम में जो हमारा पेपर हम देखेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि इसका ऑप्शन यही सही होगा। तो ऐसे ही ऑप्शन आते हैं कि आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएं, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखेंगे। डिस्टोपिया मतलब होता है बैड प्लेस या अनप्लीजेंट इमेजिनरी वर्ल्ड, ये जरूर ध्यान रखेंगे। रियल वर्ल्ड नहीं, इमेजिनरी वर्ल्ड, काल्पनिक संसार, ठीक है ना। एक ऐसा काल्पनिक संसार जो कि अनप्लीजेंट होता है या अरुचिकर होता है, यानी कि उसमें ऐसा संसार जो लेखक रहेगा, ऐसा संसार दिखाएगा जहाँ पे सब चीज़ बुरा ही बुरा हो रहा है, ठीक है। अभी आगे देखते हैं। डिस्टोपिया इज अ वर्ल्ड इन विच एवरीथिंग इज इम्परफेक्ट एंड एवरीथिंग गोज टेरिबली रॉन्ग। और डिस्टोपिया जो होता है वो एक ऐसा संसार होता है जहाँ पे एवरीथिंग इम्परफेक्ट, जहाँ पे सभी चीज़ें जो होती हैं बिल्कुल गलत होती हैं, त्रुटिपूर्ण होती हैं, ठीक है। एंड एवरीथिंग गोज टेरिबली रॉन्ग, और सभी चीज़ें कैसी जाती हैं, टेरिबली मतलब बहुत ही भयावह रूप से गलत होती रहती हैं। यानी कि एक ऐसा संसार जो लेखक होता है, एक ऐसा संसार दिखाने की कोशिश करता है जहाँ पे सभी चीज़ें गलत हो रही हैं, बुराइयाँ ही बुराइयाँ चारों तरफ दिखाई दे रही है। वो एक काल्पनिक संसार होता है, इमेजिनरी वर्ल्ड होता है, ठीक है। यहाँ देखते हैं, इट शोज अस ए नाइटमेरिश इमेज अबाउट व्हाट माइट हैपन इन द नियर फ्यूचर। और ये जो होता है ये दिखाता है, एक बहुत ही भयावह तस्वीर दिखाता है जो कि निकट भविष्य में होने वाली है, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि इसमें कल्पना की जाती है, यानी कि कभी कभी हमारे साथ भी होता है कि हमें लगता है कि हमारे भविष्य में कुछ बहुत ही गलत होने वाला है, बहुत बुरा होने वाला है, ठीक है। तो इसमें जो राइटर है ये दिखाने की कोशिश करता है कि कुछ ऐसा इमेज, एक ऐसा काल्पनिक संसार में ले जाने की कोशिश करता है जो कि बहुत ही भयावह, बहुत ही गलत, हर जगह गलत ही गलत हो रहा है, भयावह ही दृश्य दिखाने की कोशिश राइटर यहाँ पे करता है। तो उम्मीद है कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। बस ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि डिस्टोपिया का मतलब होता है बैड प्लेस या अनप्लीजेंट इमेजिनरी वर्ल्ड, ठीक है। अगला देखते हैं इकोलॉग, ठीक है। इकोलॉग मतलब क्या होता है, ए शॉर्ट पास्टोरल पोएम, एक छोटा सा पास्टोरल पोएम। पास्टोरल मतलब होता है जो कि ग्रामीण जीवन से, ग्रामीण जीवन की सुंदरता जिसमें दिखाई जाती है, पेड़ पौधे, गांव, ठीक है ना, प्राकृतिक दृश्य। तो ग्रामीण जीवन से संबंधित एक छोटा सा पोएम होता है, उसको हम क्या कहते हैं, इकोलॉग, ठीक है। इसके बाद देखते हैं डियाकोप। डियाकोप मतलब क्या होता है, दिस टर्म हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम ग्रीक वर्ड थियाकोप विच मीन्स टू कट इनटू टू। यह जो टर्म है, यह जो लिटरेरी डिवाइस है वह ग्रीक वर्ड है, और ग्रीक वर्ड थियाकोप से बना हुआ है, जिसका मतलब क्या होता है, टू कट इनटू टू, यानी कि 2 भागों में बांटना, ठीक है। दिस लिटरेरी डिवाइस इज ए रेपिटेशन ऑफ ए फ्रेज और वर्ड ब्रोकन अप बाय अदर इंटरवेनिंग वर्ड्स, ठीक है ना। यानी कि यह जो लिटरेरी डिवाइस है इसमें एक ही शब्द का, एक ही वर्ड का या फ्रेज कह सकते हैं, या फ्रेज का जो है रिपीटिशन होता है, पुनरावृत्ति होती है। यानी कि एक ही शब्द या एक ही जो फ्रेज होते हैं वह 2 बार आते हैं, जो कि किससे कट किया गया होता है, इंटरवेनिंग वर्ड, एक मध्यस्थ शब्द बीच में होता है, और जो 2 शब्द जिनकी पुनरावृत्ति होती है वो आगे पीछे लगे रहते हैं। जैसे आप लोग सबसे फेमस यहाँ पे देख सकते हैं हैमलेट का जो है लाइन, टू बी और नॉट टू बी, टू बी और नॉट टू बी। यहाँ देख रहे हैं टू बी जो है यह रिपीट हुआ है, ठीक है। और ये जो क्या है, इंटरवेनिंग वर्ड, यानी कि मध्यस्थ शब्द है, और यह इसको 2 भागों में बांट रहा है या काट रहा है, ठीक है। तो डियाकोप का सबसे आसान, सबसे सिंपल जो है, फेमस जो है एग्जाम्पल ये है, हैमलेट का जो लाइन है, टू बी और नॉट टू बी, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि डियाकोप क्या होता है। इसका मतलब बस ये याद रखेंगे, टू कट इंटू टू, 2 भागों में बांटना। जैसे ही एक लाइन आप याद रखेंगे तुरंत आपको ये एग्जाम्पल आ जाएगा दिमाग में, ठीक। अगला देखते हैं कर्टेन रेजर। कर्टेन रेजर ये भी शायद एग्जाम में आया हुआ था, या तो पिछले बार या तो उसके पिछले बार, ठीक है। तो इसको देखते हैं, कर्टेन रेजर क्या होता है, ए शॉर्ट प्ले और स्किट प्रेजेंटेड बिफोर द मेन प्ले स्टार्ट।
एक छोटा सा प्ले होता है, नाटक होता है या स्किट होता है जो कि मेन प्ले के पहले स्टार्ट होता है, ठीक है ना। यानी पुराने समय में जब प्ले लोग देखते थे तो मेन प्ले स्टार्ट होने से पहले, ठीक है, दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए एक छोटा सा प्ले भी रखा जाता था, ठीक है। उस प्ले को हम कहते हैं कर्टेन रेजर, ठीक है। तो आई होप ये सारे टर्म्स आपको समझ में आए होंगे। अभी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे इसको फिर हम कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं कौन कौन सा लिटरेरी डिवाइस है। तो आगे देखते हैं, पहला है इसमें पोइटिक जस्टिस। पोइटिक जस्टिस क्या होता है इसे देखेंगे। इन लिटरेचर, यहाँ पे टी रहेगा। इन लिटरेचर पोइटिक जस्टिस इज एन आइडियल फॉर्म ऑफ जस्टिस इन विच द गुड कैरेक्टर्स आर रिवॉर्डेड एंड द बैड कैरेक्टर्स आर पनिश्ड बाय एन आयरनिक ट्विस्ट ऑफ देयर फेट, ठीक है। यानी कि साहित्य में जो पोइटिक जस्टिस होता है, ठीक है, एक ऐसा लिटरेरी डिवाइस होता है जिसमें कि जो अच्छे कैरेक्टर होते हैं उनको क्या किया जाता है, पुरस्कृत किया जाता है, और जो खराब कैरेक्टर होते हैं उनको दंड दिया, पनिश किया जाता है, ठीक है। यानी कि राइटर इसमें दिखाने की कोशिश करता है कि एक मतलब फेट मतलब होता है भाग्य, ठीक है। उनके भाग में एक नया मोड़, ट्विस्ट आता है, एक मोड़ आता है कि जब अगर वो अच्छा काम किए रहते हैं तो उन्हें क्या होता है, पुरस्कृत किया जाता है, और अगर वो खराब काम किए होते हैं तो उन्हें दंडित किया जाता है। यही राइटर दिखाने की कोशिश करता है, जिसे हम बोलते हैं पोएटिक जस्टिस, ठीक है। उसके बाद देखते हैं प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म मतलब क्या होता है, टू यूज अनदर पर्सन्स थॉट राइटिंग्स एज वन ऑन। इसका मतलब ये होता है कि दूसरे राइटर के विचारों को, उनके लेखनी को अपनी राइटिंग में यूज़ करना, ठीक है ना। एक तरह से कह सकते हैं प्लेजरिज्म मतलब होता है कि दूसरे के विचारों को चुराना, ठीक है, साहित्यिक चोरी बोल सकते हैं। कई राइटर ऐसा करते हैं कि दूसरे के विचारों को, दूसरे के लेखनी को चुरा करके अपने राइटिंग में उसे यूज़ कर देते हैं, ठीक है, अपने रचनाओं में उसे यूज़ कर देते हैं। उसे हम बोलते हैं प्लेजरिज्म, ठीक। अगला देखते हैं पोर्टमैंटो। पोर्टमैंटो क्या होता है, इट इज़ ए लिटरेरी डिवाइस इन विच टू और मोर वर्ड्स आर ज्वाइन टुगेदर टू कॉइन ए न्यू वर्ड, ठीक है। ये एक ऐसा लिटरेरी डिवाइस होता है जिसमें दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ करके और एक नया शब्द बना दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में देख सकते हैं कैमरा प्लस रिकॉर्डर, कैमरा प्लस रिकॉर्डर मिलकर क्या हो जाएगा, कैमकॉर्डर, ठीक। दूसरा देखते हैं मेडिकल प्लस केयर, मेडिकल प्लस केयर मिला करके मेडिकेयर हो जाएगा। वेब प्लस लॉग, एक इन दोनों को मिला के एक नया शब्द बन गया ब्लॉग, ठीक है। तो ऐसे जब दो या दो शब्दों को मिला करके एक नया शब्द ईजाद किया जाता है उसे हम कहते हैं पोर्टमैंटो, ठीक। अभी देखते हैं अगला प्रोलॉग। प्रोलॉग क्या होता है, इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड प्रोलॉगस मीन्स बिफोर वर्ड। ये जो है ग्रीक वर्ड प्रोलॉगस से बना हुआ है जिसका मतलब होता है बिफोर वर्ड, यानी कि पहले आने वाला शब्द, ठीक है। अभी देखते हैं इट इज़ एन ओपनिंग ऑफ स्टोरी दैट एस्टैब्लिश द सेटिंग एंड गिव्स बैकग्राउंड डिटेल। यह कहानी की शुरुआत होती है, ओपनिंग होती है, जिसमें क्या दिया जाता है, सेटिंग, जिसमें सेटिंग बताई जाती है, कहानी की सेटिंग कहाँ पर है, ठीक है, उसकी बैकग्राउंड, उसका बैकग्राउंड पृष्ठभूमि क्या है। यानी कि जब राइटर जो है अपनी कहानी, प्ले, नॉवल जो भी शुरू करता है उसके पहले कुछ भूमिका बांधता है, एक तरह से कह सकते हैं भूमिका बताना, ठीक है, उसे हम बोलेंगे प्रोलॉग। प्रोलॉग मतलब होता है भूमिका बांधना, या वो कहानी या प्ले शुरू करने से पहले जो राइटर होता है उसके बारे में बताता है कि उसकी सेटिंग कहाँ पर है, ठीक है, उसका बैकग्राउंड, उस कहानी का पृष्ठभूमि क्या है, बैकग्राउंड क्या है, उसके बारे में एक तरह से प्रस्तावना कह सकते हैं, ठीक है। अभी देखेंगे आगे रेड हेरिंग। रेड हेरिंग क्या होता है इसे देखते हैं। इट इज़ ए काइंड ऑफ फेलेसी दैट इज़ एन irrelevant topic introduced in an argument to divert attention of listeners and readers from the original issue। इसे ध्यान से देखेंगे ये क्या होता है। इट इज़ ए काइंड ऑफ फेलेसी, ठीक है, ये एक प्रकार का भ्रांति होता है। इस भ्रांति को राइटर का कैसे यूज़ करता है, दैट इज़ एन irrelevant टॉपिक, जो कि एक असंगत टॉपिक होता है, इन एन आर्गूमेंट, एक आर्गूमेंट के बीच में, टू डाइवर्ट द अटेंशन ऑफ लिसनर, यानी कि श्रोता और पाठक के, सुनने वाले या जो पढ़ने वाले होते हैं, श्रोता या पाठक के ध्यान को भंग करने के लिए, यानी कि उनकी अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए एक क्या होता है, एक असंगत टॉपिक, यानी कि एक भ्रांति फैला दिया जाता है, ठीक है। और आगे आगे देखेंगे समझ में आएगा। फ्रॉम द ओरिजिनल इशू,
जो ओरिजिनल मुद्दा होता है, ठीक है, जो वास्तविक मुद्दा होता है उससे ध्यान भटका दिया जाता है इसमें। यानी कि जो श्रोता या रीडर्स होते हैं उनका ध्यान डाइवर्ट कर दिया जाता है। जो ओरिजिनल प्लॉट होता है, ओरिजिनल इशू होता है, उससे ध्यान, मुद्दा से ध्यान भटकाने के लिए यूज़ किया जाता है। इन लिटरेचर दिस फैलेसी इज ऑफन यूज्ड इन डिटेक्टिव एंड सस्पेंस नॉवल। और इसका प्रयोग जो होता है लिटरेचर में, इस भ्रांति, इस फैलेसी का प्रयोग होता है अक्सर जो होता है डिटेक्टिव मतलब जासूसी जो नॉवेल्स होते हैं, जो सस्पेंस से भरे हुए नॉवल होते हैं, उनमें यूज़ किया जाता है। ठीक है, टू मिसलीड रीडर्स और कैरेक्टर और टू इंड्यूस देम टू मेक फॉल्स कंक्लूजन। ठीक है, यानी कि रीडर्स को मिसलीड करने के लिए, यानी उन्हें भ्रमित करने के लिए, ताकि वो राजी हो जाए फॉल्स कंक्लूजन या गलत कंक्लूजन में पहुंचने के लिए। इसका मतलब आप लोग समझ रहे होंगे। जैसे जो जासूसी नॉवेल होता है, जासूसी या सस्पेंस से भरा हुआ, उसमें राइटर क्या करता है, एक ऐसा चीज़ यूज़ करता है, एक ऐसा मुद्दे से ध्यान, मतलब जो ओरिजिनल मुद्दा होता है उस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए कुछ ऐसा असंगत बात उसमें कर देगा। ठीक है, जिससे जो श्रोता या रीडर्स जो होते हैं उनका जो ध्यान होता है वो ओरिजिनल मुद्दे से भटक जाता है और वह फॉल्स कंक्लूजन, गलत कंक्लूजन निकाल लेता है। फिर अचानक से पता चलता है कि ऐसा नहीं था, इसके बारे में ऐसा चीज़ था। यानी कि सस्पेंस क्रिएट करने के लिए हम कह सकते हैं, जितने जासूसी नॉवेल्स होते हैं या फिर सस्पेंस से भरे हुए, उसमें सस्पेंस क्रिएट करने के लिए जो राइटर होता है वो ऐसा करता है, उसे हम बोलते हैं रेड हेरिंग। एक तरह से कह सकते हैं मुद्दे से ध्यान भटकाना, ताकि जो रीडर्स हैं वो गलत कंक्लूजन पर पहुंच सकें। उम्मीद है आप लोग को ये सारे लिटरेरी टर्म्स समझ में आ गए होंगे। और इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि आप लोग के लिए MCQs लाएँ, जितने भी कोर राइटर्स TGT में हैं। ठीक है, तो अंत में मैं ये कहना चाहूँगी, आप लोग तैयारी बिल्कुल मत छोड़िए और अपनी तैयारी को एकदम बिल्कुल जोरों पे करते रहिए। ठीक है, ताकि आप लोग एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा प्रदर्शन कर सकें। क्योंकि एक बार, अभी जब तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है तब तक आपके पास समय है, आप जितना पढ़ना है पढ़ लें। एग्ज़ाम होने के बाद पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चाहे दिन हो रात हो, जब भी समय मिले आपको, जब भी लगे कि हाँ मैं अपना सुकून से मैं पढ़ाई कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो उसी टाइम आप अपना पढ़ा कीजिए। किसी को, कोई ऐसा होता है जो सुबह पढ़ता है, कोई ऐसा होता है जो रात में पढ़ता है, जब भी समय मिले आपको। ठीक है, किसी भी तरह से अपनी तैयारी को ज़ाया नहीं करने दीजिए। ये सोचिए कि इस बार मुझे सिलेक्शन लेना है, ये सोच के पढ़ाई कीजिए। ठीक है, तो इन्हीं शब्दों के साथ हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।